16 मार्च 1932। डायरी में तारीख पड़ी हुई है। पूरे पन्ने पर थके हाथों घसीट कर लिखा गया है, ऑफिस से 3 दिन की छुट्टी ली है, बम्बई जाना है, जाना ही होगा, उपाय कोई नहीं है। तोरू, तोरू, तू क्या समझ सकती है मन का रोग क्या होता है? मन मर जाए तो तन का जीना कैसा होता है? तोरू, तू क्या समझ सकती है कि आगे क्या होगा? मेरा तो बस नहीं, मैं तो तेरी माँ हूँ, तू समझ सकती है मेरी बात को? 16 मार्च 1962। डायरी की उस अस्फुट लिखावट पर उस वीरान प्लेटफॉर्म से छूटी हुई एक गाड़ी के पहियों के निशान है। एक गहरा धक्का लगा था। जैसे ही मैं ट्रेन पर पांव रखा था, ऐसा लगा था कि जैसे मैं ट्रेन चढ़ी नहीं बल्कि किसी गहराई में गिरा दी गई हूँ। बम्बई जाने वाली उस एक्सप्रेस ट्रेन पर बैठे बैठे अनगिनत क्षणों के छोरहीन कम तक फैलते हुए विक्रांत जीवन की सहस्त्र परछाइयां मेरे मानस ट्रेन से दिखते दृश्यों की तरह उभरते मिटते रही। बहुत तीखी प्यास लगाई थी, लेकिन मन टूटा हुआ था, उठा नहीं जा सका। बालों में धुएं की गर्द भर गई थी, होठों पर पपड़ियां उभर आई थी, अंतस्थल जल रहा था। तोरू सो गई थी। कितनी सहज निसंग निद्रा थी उस अबोध की। चेहरे की ओर देखकर मेरा मन कचोट गया। रास्ते भर में गाड़ी से एक बार भी नहीं उतरी कि कहीं यह गाड़ी भी उनकी तरह मुझे छोड़कर बढ़ न जाए और मैं पीछे अकेली छूट न जाऊं। नितांत अकेली। किसी तरह दौड़ लगाते लगाते अंत में दुश्चिंताओं से लंबे क्रम को पार कर गाड़ी बम्बई पहुंच गई। एक क्षण के लिए लगा कि मैं नीचे नहीं उतर सकती, उतरने का साहस नहीं है। बेबी को कंधे से लगाकर सामान संभाले अभी मैं डब्बे के दरवाजे तक गई थी कि लगा जैसे मेरे पैर किसी ने बांध लिए हो। मैंने देखा वही थे, बिल्कुल ठीक वही, शोभन। बेचैनी से प्लेटफॉर्म पर इधर उधर नजर दौड़ाते हुए तो शोभन आ गए। यह सच है या दिव्या स्वप्न? वह जिद, कठोरता, निर्ममता, सब कुछ यूं घुल जाएगी, ऐसा सोच नहीं पाई थी। मन आर्द्र हो आया, आंखें गीली हो गई। मुहाविश थोड़ी देर ज्यों की त्यों खड़ी रही और फिर अचानक मैंने अपना हाथ थोड़ा सा ऊंचा किया, मेरे कर्ण तक आया शोभन। और तभी पैरों के नीचे से किसी ने चीज खिसका ली। शोभन के चेहरे पर एक खुशी दौड़ी। हाथ उठाकर हेलो कहते हुए बगैर मेरी तरफ ध्यान दिए हुए दाईं ओर एक दूसरे डिब्बे की ओर बढ़ गए। उस दूसरे डब्बे से जो उतरा उसे ना चाहकर भी मैंने देखा, उनका एक नाटक कात्र मित्र राजहंस पहले दर्जे के डब्बे से कूदकर उनके गले से लिपट गया था। मुझे लगा जैसे चारों तरफ जंगल हो जिसमें ऐट ऐट कर लकड़ियां जलती हुई चटक रही हो। भरसक या चाहते हुए कि उधर उस जलन की तरफ निगाह ना जाए, मैं बच्ची को संभालते हुए भीड़ में डूबकर प्लेटफॉर्म से बाहर आ गई। मन बुरी तरह जल रहा था, अंतस्थल छलनी हो चुका था, एक एक स्नायु जैसे टूट चुका था। मुझे खड़ा नहीं रहा जा रहा था। जैसे तैसे टैक्सी बुलाई, टैक्सी पर बैठी और लंबी सांस लेकर थोड़ी स्थिर हुई कि सामने के शीशे से देखा कि टैक्सी के आगे एक सुरमई रंग की फिएट जा रही है। गाड़ी के पिछले हिस्से पर 2 चेहरे दिख रहे थे, शायद वो चेहरे कातर थे। मुझे देखते पाकर चेहरे फिर मुड़ गए, लेकिन वह कातर उत्सुकता दबी नहीं रही। उन्हें शायद लग रहा था कि मेरी टैक्सी उनका पीछा कर रही है। हाव भाव से ऐसा नहीं लग रहा था कि वे निश्चिंत होंगे, बल्कि जिस तरह से पीछे घूम घूम कर वे टैक्सी की ओर देख रहे थे, उससे लगता था कि कहीं वो भयभीत भी है। मुझे विश्वास है कि वे निश्चय ही भयभीत ही रहे होंगे। दोनों, शोभन और राजहंस, दोनों ही। संभव है कि राजहंस उस समय शोभन की कातरता के प्रतिबिंब बन गए हो। वैसे भी किन अर्थों में वे शोभन से भिन्न रहे हैं नहीं कह सकते। प्रिय पत्नी को पागल घोषित किया था राजहंस जी ने। नाटक लिखने के पहले नाटक खेला भी था। सब कुछ छीन कर पत्नी को कहा था कि वह पत्नी नहीं रही। एक दूसरे के चेहरे में अपने अपने नाटक की परछाइयां पड़ते हुए उन 2 भयभीत प्राणियों का पीछा मेरी टैक्सी ने कब तक किया मैं नहीं जानती। और फिर सहसा एक जगह से उनकी गाड़ी दूसरे रास्ते पर मुड़ ली। मुझे पता था कि इतनी जल्दी इस जगह से ही उनका रास्ता अलग नहीं होता, लेकिन शायद उन्होंने जानबूझकर अपने ड्राइवर से वहीं मुड़ जाने को कहा था। अच्छा हुआ कि वह अलग ही मुड़ गए। आह नियति, तोरू को कहीं 2 क्षण के लिए भी यह मालूम हो पाता कि उसका वो चिर प्रतिष्ठित पिता चिरकायर होकर रास्ता बदल कर चला गया है, तो जाने वह क्या सोचती। संभव है उसका शैशव उसकी परिभाषा न समझ पाए, लेकिन क्या आजीवन इसकी परिभाषा उसके लिए अनजानी रह सकती है? अनजानी ही रखी जा सकेगी। तोरू सो रही थी। उसके भोए खोलेपन को जीवन के मरु की तरह रेतीली परिभाषा छू नहीं सकती। यह कितना बड़ा आश्वासन है। काश यह अब वो समझ पाती कि आज उसका दर्द भरा महत्वाकांक्षी पिता कितना दयनीय हो उठा है। अपने अपराधी अंतर्मन के कारण वह आप से भयभीत टैक्सी अब अपेक्षाकृत वीरान लंबी सड़क पर दौड़ रही थी। टैक्सी की खुली हुई खिड़की से ताजी हवा का एक झोंका आया
फागुन की इस समुद्री गंध भरी हवा के इस कोमल झोंके यूं सहला जाना कुछ सुखद लगा। यही महीना है फागुन का, सुगंध भरा, न गर्मी न सर्दी, जूही चमेली रात रानी, टेसू और कामिनी के सौरभ से भरा फागुन। समझ में नहीं आता कि मेरे जीवन का हर मोड़ उसी फागुन से शुरू क्यों होता है। जीवन के हर मोड़ पर यही हवा क्यों मुझको छू जाती है। सुखद आश्वासन से एक क्षण के बाद स्नायुओं में होने अनहोनी घटना की आशंका भर गई। मन में उदासी का अंधेरा छा गया। विवश थी जाती भी कहाँ। न चाहते हुए भी बरसों के परिचित गुरुजन के द्वार पर टैक्सी रुकवा दी। छोटी सी कोठी की नन्ही सी वाटिका के फाटक पर श्वेत पाटिया पर लिखा हुआ एक नाम देर तक पढ़ती रही, डॉक्टर शशिकांत। टोरू जाग गई थी, शायद उसे भूख भी लगाई थी। यात्रा के कारण थक भी चुकी थी, लेकिन उस नन्ही सी वाटिका को देखकर वह खुश हो गई। वह छोटा सा लकड़ी का फाटक खोलने के लिए अपने को बांध रही थी कि द्वार पर डॉक्टर शशिकांत की सौम्य आकृति दिखाई थी। थोड़ी देर अपरिचित को पहचानते से खड़े रहे और फिर 2 कदम आगे आ गए। यात्रा और यातनाओं के कारण मेरी आकृति संभवतः बदल चुकी थी। कई बरस पहले उन्होंने देखा था, उसके बाद वे बंबई आ गए थे। उन्हें अमूमन भी नहीं लग रहा हुआ कि मैं यूं अनायास ही कभी उनके यहाँ पहुंचूंगी। मुझे पहचानने में उनको कुछ समय लगा और वो फिर अवाक रह गए। बिना किसी पूर्व सूचना के अबोध बच्ची को साथ लेकर बिल्कुल अकेले उनके यहाँ क्यों और कैसे आ गई। जीजी ने पहचाना तो गले लगा लिया। वे भी स्तब्ध थी। बैठते ना बैठते मैंने उनसे कह दिया कि मैं शोभन को तोरू को सौंपने आई हूँ। उनके बच्चों की आंखों में पहले तो एक अजीबापन आया, लेकिन फिर वह आश्वस्त हो गए। नन्ही मुन्नी तोरू गौरैया के कमरे में फुदकने लगी। बच्चे तोरू के आसपास व्यस्त हो गए। उन्हें अपने मनोरंजन का साधन मिल गया। मेरे मन में हल्का संकोच भर आया कि आते समय इन बच्चों के लिए कुछ नहीं लाई। मन में अनमनी हो गई। मैंने महसूस किया कि जीजी और शशिकांत जी भी अनमने हो उठे हैं। मेरे मन में संकोच भी आया, शायद मुझे इस तरह आना नहीं चाहिए था, लेकिन अब आपसे संभव नहीं थी। जो कुछ भी हो अब स्थिति का सामना करना ही होगा। थोड़ी देर बाद ही गहन गंभीर वातावरण को सहजता की तरफ लौटाते हुए शशिकांत जी बोले, कुंतल बहन, अब आप नहा धो लीजिए, खाना खाकर आराम कीजिए, सफर से थक गई होंगी। फिर निश्चित होकर बात करेंगे। जो भी समस्या है धीरे से निपटाई जाएगी। ईश्वर सब ठीक ही करेगा। उनके शब्दों से मुझे आश्वासन महसूस हुआ। किसी सीमा तक मन का तनाव भी सहज हो गया। जीजी ने बाथरूम तक पहुंचा दिया और खुद नौकर को खाना तैयार करने को कहने चली गई। जब सब कुछ पराया हो जाता है तब थोड़ा सा भी अपनापन मन को भिगो जाता है। बरसों के बाद स्नेह सिक्त हरे भरे परिवार की ममता ने अपनेपन की एक किरण मुझे दी थी। वह एक किरण जलते हुए अंत स्थल पर शीतलता के छींटे डाल गई। बहुत धीरे धीरे थके शांत मन से शीतल की धारा में नहाकर जब मैं बाहर आई तो अपने पहले से ज्यादा सुस्थिर हो चुका था। हम सब ने मिलकर खाना खाया। बरसों बाद पहली बार स्नेह भरे खाने में एक तृप्ति थी। हाँ, मन की उदासी बीच बीच में घिर जाती थी। शशिकांत जी उदासी के वो क्षण छिपे नहीं थे। अंततः एक बार उन्होंने टोका भी था कि एक बात कहूं कुंतल, तुम उम्र में बहुत छोटी हो। दुख या सुख दोनों ही सटकर बैठना अच्छा नहीं होता। सुख से ज्यादा लिपट कर बैठने से सुख के अपरिचय का आनंद नहीं रहता, वह उकता देता है, और दुख से ज्यादा लिपटने पर वह अंत स्थल को खाता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ। मैं आपको मिलती हूँ एक नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।